उनका कोई लेना देना नहीं है कि वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इधर न्यूट्रल चार्ज आ गया, इधर न्यूट्रल चार्ज है, इधर भी न्यूट्रल चार्ज है, तो किसी भी तरीके का अंतर नहीं होता, दोनों फोर्स बराबर होती हैं। ठीक है, तो NN फोर्स इज इक्वल टू NP फोर्स, ये चीज़। ठीक है, समझते चलिए, चाहे तो नोट कर लो, जितना चाहो नोट कर लो, बाकी तो नोट्स मैंने आपको शायद इसके तो भेज भी दिए थे। चलिए जी, फिफ्थ देखिए, फिफ्थ प्रॉपर्टी है सैचुरेशन इफेक्ट। सैचुरेशन इफेक्ट, सैचुरेशन इफेक्ट क्या होता है? न्यूक्लियर फोर्सेस शो सैचुरेशन इफेक्ट, दैट इज अ न्यूक्लियन इंटरैक्ट्स ओनली विद इट्स नेबरिंग न्यूक्लियन। तो क्या होता है कि सैचुरेशन का मतलब ये है कि हम ना फिक्स कर चुके हैं अपने आप को किसी एक स्टैंडर्ड पर, हम सैचुरेट कर चुके हैं। सैचुरेशन का मतलब ये है तब अब इसमें किसी तरीके का कोई चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर एक न्यूक्लियन है ना, अगर एक न्यूक्लियन है तो वो उसकी एक प्रॉपर्टी है कि वो अपने नेबरिंग न्यूक्लियन के साथ रिएक्ट करेगा या नेबरिंग न्यूक्लियन के साथ इंटरेक्ट करेगा। इंटरेक्ट मतलब टकराएगा। ठीक है, और इसके इधर 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 मतलब कितने भी न्यूट्रॉन प्रोटॉन हो उसको उससे कोई लेना देना नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड सैचुरेशन इफेक्ट। सैचुरेशन इफेक्ट में है न्यूक्लियन इंटरेक्ट्स, इट मीन्स दैट a nucleon interacts only with its neighboring न्यूक्लियन। एक न्यूक्लियन अपने नेबरिंग न्यूक्लियन के साथ ही इंटरेक्ट करेगा और किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्पिन डिपेंडेंट करैक्टर। स्पिन डिपेंडेंट करैक्टर। स्पिन डिपेंडेंट करैक्टर का मतलब क्या है? स्पिन डिपेंडेंट का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, सॉरी, ये जो आपके न्यूक्लियंस हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो हैं, ये अपनी एक्सिस के चारों तरफ भी स्पिन करते रहते हैं, गोल गोल घूमते रहते हैं। तो दो तरीके की स्पिन हो सकती है। एक स्पिन ये है कि एक न्यूक्लियन है वो इस तरीके से घूम रहा है, ऐसे क्लॉकवाइज, दूसरा भी क्लॉकवाइज घूम रहा है। इन दोनों के बीच में फोर्स कैसी होगी? एक न्यूक्लियन का मतलब मैं टुगेदर बोल रहा हूँ, चाहे वो प्रोटॉन हो चाहे फिर वो न्यूट्रॉन हो। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को टुगेदर हम न्यूक्लियन बोलते हैं। तो देखिए, ये भी क्लॉकवाइज ये भी क्लॉकवाइज, इनको बोलते हैं पैरेलल स्पिन्स। ये क्लॉकवाइज ये एंटी क्लॉकवाइज, इसको बोलते हैं एंटी पैरेलल स्पिन्स। ठीक है, तो दो अलग अलग तरीके की स्पिनिंग हो गई। तो नोट करें इसमें आप, द न्यूक्लियर फोर्स between two nucleons having parallel spins, between two nucleons having parallel spins is stronger than those having anti-parallel spins. Anti-parallel spins. सर अभी यहीं तक लेना नोट्स आपने? हाँ, फिर आगे मास इफेक्ट, पैकिंग फ्रैक्शन वगैरह वो अभी नहीं कर पाया। क्या हो गया? गुस्सा आ गया? नहीं वो अच्छा, उसे इसको लकड़ी वाले को कर दो।
तो वो कई बार हमारे हाथ से भी छूट जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला देखेंगे एक्सचेंज फोर्सेस। एक्सचेंज फोर्सेस, इसमें क्या होता है कि जब हम बोलते हैं कि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में या प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में, इनके बीच में जो फोर्सेस हैं, तो ये आपकी सातवीं प्रॉपर्टी है एक्सचेंज फोर्सेस। तो एक्सचेंज फोर्सेस इनको क्यों कहा जाता है कि लगातार ना इनमें कुछ पार्टिकल्स का एक्सचेंज होता रहता है। अब हमने ये कहा कि ये कहा जाता है कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उनमें सबसे छोटी चीज़ जो है वो एटम है। फिर ये कह देते हैं कि नहीं नहीं, एटम सबसे छोटा नहीं है, सब एटॉमिक पार्टिकल, मतलब एटम बना किस किस से, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से, तो वो तो और भी छोटे हो गए क्योंकि वो एटम के अंदर है। तो अब ये कहा जाता है कि अब न्यूक्लियस के अंदर आ जाओ, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या मिलेगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलेंगे। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के साथ टकराया और उस प्रोटॉन ने उस न्यूट्रॉन को एक पार्टिकल पकड़ा दिया, उस पार्टिकल का नाम होता है मीसॉन। मीसॉन और भी छोटा पार्टिकल है। प्रोटॉन ने उस न्यूट्रॉन को एक पार्टिकल पकड़ा दिया मीसॉन, उस न्यूट्रॉन ने एक दूसरे न्यूट्रॉन को वो मीसॉन पास कर दिया, उसने एक तीसरे को पास कर दिया। तो मीसॉन्स का जो ट्रांसफ़र है वो अंदर ही अंदर चलता रहता है। तो अगर मान लीजिए हम इस रूम में बैठे हुए हैं और हम इस रूम में कोई एक चीज़ लेकर या कोई दो चीज़ें लेकर आपस में ट्रांसफ़र करने लगे, ठीक है, तो वो जो प्रोसेस है कि हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं कि हम वो फोर्सेस, बेसिकली वो जो पार्टिकल है वो पार्टिकल फोर्स प्रोवाइड करता है, ठीक। तो वो जो पार्टिकल है मीसॉन जो कि फोर्स प्रोवाइड करता है, हम उस पार्टिकल को बार बार एक्सचेंज कर रहे हैं आपस में घूम फिर कर। कोई भी गेम समझ लीजिए कि मैं एक चीज़ तुम्हें पास कर देता हूँ, तुम तुम्हें कर देते हो, वो तुम्हें कर देता है, तो ऐसे हम उस पार्टिकल को आपस में पास कर रहे हैं। तो वो जब आपस में हम पार्टिकल को पास करते रहते हैं तो वो जो प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर हमको इस रूम से बाहर नहीं निकलने दे रहा है। हम इस रूम में लगे पड़े हैं कि हम इस रूम में ही उस पार्टिकल्स को आपस में एक दूसरे के पास ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो वो एक्सचेंज हो रहा है उस पार्टिकल का, और उस वो पार्टिकल क्या प्रोवाइड करा रहा है, फोर्स प्रोवाइड करा रहा है। तो क्या कर रहे हैं हम, बेसिकली पार्टिकल को एक्सचेंज ना करके हम बेसिकली आपस में फोर्सेस एक्सचेंज कर रहे हैं, समझ गए। क्योंकि मैंने मीसॉन तुम्हें दिया तो मीसॉन में कुछ फोर्स था, तो यानी कि मैंने तुम्हें कुछ फोर्स प्रोवाइड कर दिया। तुमने मीसॉन उसे दे दिया यानी कि तुमने कुछ फोर्स उसको प्रोवाइड कर दिया, क्योंकि मीसॉन जो है वो फोर्स कंटेनिंग पार्टिकल है, ठीक है। तो हम उस फोर्स कंटेनिंग पार्टिकल को बार बार आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं, तो हम न्यूक्लियस से बाहर नहीं निकल पा रहे। तो ये भी न्यूक्लियर फोर्स का एक फैक्टर है कि न्यूक्लियस के अंदर इतनी ज़्यादा फोर्स क्यों है कि सारे के सारे प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स सारे के सारे इंटैक्ट हैं। क्यों? क्योंकि उनको ना एक गेम मिला हुआ है कि आपस में बेटा तुम्हें ना ये मीसॉन से आपस में खेलना है तुमको यहीं पर। तुम्हें जब तुम खेलते रहोगे तो तुम इस पूरे के पूरे पेरीफेरी से बाहर निकलोगे ही नहीं, ठीक। तो आपको वही जो गेम तुम्हें 8 साढ़े 8 बजे तक यहाँ से निकलने नहीं देता है ना। आज तो तुम्हारा पार्टनर नहीं आया। बास्केटबॉल खेलते हैं, हाँ तो वही है, बास्केटबॉल इज लाइक अ मीसॉन, है ना। वो थोड़ी देर बाद इसके पास सबके पास। चलिए जी, तो नोट करें द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स। उसमें अगर अपोनेंट टीम के पास भी चली जाते हैं, द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन the nuclear force between two nucleons arises from the constant exchange of particles. Arises from the constant exchange of particles. Constant exchange of particles, mesons between them, called mesons. MESON, mesons, between them, ठीक है। तो ये धोखा चलता रहता है कि भाई हम 6th 7th या 8th क्लास तक थे, तब तक हमें बताया गया था एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। उसके बाद पता चला कि नहीं इलेक्ट्रॉन्स भी हैं उसके अंदर हैं, और अब पता चल रहा है मीसॉन्स। तो ज़रा ग्रेजुएशन में पहुँचोगे तो फिर मीसॉन्स की कहानी चलेगी। और अगला जो चैप्टर है सेमीकंडक्टर वाला, उसमें ये पता चलेगा ये प्रोटॉन का कुछ काम नहीं होता, होल्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। होल्स पढ़ लिया होगा शायद, है ना, होल्स। तो वो भी आपको पढ़ना है। पोजीशन पे तो बनता है ना सर। जो इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन छोड़कर चला गया वो वहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज बनाकर चला जाता है, और उसी को हम होल बोल देते हैं। केमिस्ट्री में
असल में केमिस्ट्री और फिजिक्स में बहुत सारी चीज़ें ना रिलेटेड है, बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड है। चलिए जी, इसके बाद जो 8वीं प्रॉपर्टी है इसकी वो नोट करेंगे, नॉन सेंट्रल फोर्सेस। उठाइए ना नॉन सेंट्रल फोर्सेस, अभी से स्पीकर पे डाल दो, अरे नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है। स्पैम हो जाए। अरे इनके सिस्टम होते हैं, उसमें सिस्टम में ये रहता है कि आपने कितनी बार हिट करा उस नंबर पर किसी ने उठाया नहीं उठाया, अब वो सेटिस्फाई हो गया, काट दिया ना, अब वो सेटिस्फाई हो गया कि हमारी कॉल सक्सेसफुल हो गई यहाँ की। अब मैं नहीं काटता तो 1 घंटे बाद फिर आता कॉल, तो ऐसे फ़ोन्स को उठा कर छोड़ दो। किसी और को हाँ, किसी और का नहीं था, वो लिखा हुआ था नीचे, टेली मार्केटिंग लिखा हुआ आ गया। चलिए जी, इसके बाद आप नोट करें नॉन सेंट्रल फोर्स जो है, न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन 2 न्यूक्लियॉन्स nuclear force between 2 nucleons does not act along the line joining their centers। जैसे कूलम्स लॉ पढ़ा था ना, तो कूलम्स लॉ में हमने बोल दिया था कि एक चार्ज ये है Q1 और एक चार्ज ये है Q2, तो ये ऐसे ऐसे इनके सेंटर्स को ज्वाइन करके दिखा देते थे, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो हमने ये कहा था कि जो फोर्स लग रही है दोनों के बीच में, इट इज़ एक्टिंग अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो न्यूक्लियॉन्स के बीच में जो न्यूक्लियर फोर्स लगती है वो अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स ना भी हो, मतलब हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, मतलब वो नॉन सेंट्रल फोर्स है, फिक्स नहीं है कि वो सेंटर के अलॉन्ग ही एक्ट करेगी। ठीक, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आइंस्टीन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस। नेक्स्ट टॉपिक, ये न्यूक्लियर फोर्स में इतना ही। न्यूक्लियर फोर्स में आएगा तो न्यूक्लियर फोर्स की कोई आपसे 4 या 5 प्रॉपर्टीज पूछ लेंगे। तो आइंस्टीन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस, अब इसमें दिमाग में ये आता है कि आइंस्टीन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस, ये हमने 11th में भी शायद केमिस्ट्री में पढ़ा था और शायद 12th में भी। 12th का और 11th का मेरे को आइडिया है नहीं कि केमिस्ट्री में क्या है, लेकिन शायद उसमें पढ़ा होगा E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। ये रिलेशन तो पढ़ा है ना, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, मतलब देखते आ रहे हैं। तो आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस E इज इक्वल टू MC स्क्वायर है। लेकिन यहाँ पर इसको पढ़ने का क्या सिग्निफिकेंस क्या है कि हम ये कहते हैं कि जब न्यूक्लियस रेस्ट में होता है तो हम ये कहेंगे कि जैसे न्यूक्लियॉन्स हैं जितने भी, तो वो जब रेस्ट में होते हैं तो तब उनका कोई एक मास होता है, उस मास को हम बोल देते हैं रेस्ट मास। और जब वो रेस्ट में होते हैं सारे के सारे न्यूक्लियॉन्स, तो उस दौरान हम ये कहेंगे कि काइनेटिक एनर्जी तो खत्म हो गई, उनके अंदर जीरो हो गई। ठीक है, लेकिन जब वो रेस्ट में होती है तो उनके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो पोटेंशियल एनर्जी एडअप हो जाती है टोटल एनर्जी में, MC स्क्वायर में। वो चीज़ यहाँ पर देखनी है बस, और कुछ ज़्यादा इसमें नहीं है। आप इसमें नोट करेंगे कि एज वी नो दैट आइंस्टीन शोड E is equal to MC square. E is equal to MC square, एक तो ये था ही। उसके अलावा even when a particle is at rest, even when a particle is at rest, even when a particle is at rest, K is equal to 0, it still possesses
it still possesses an enormous amount of energy बिकॉज ऑफ इट्स मास। देखिए यहाँ पर हमने ये कहा कि पार्टिकल के मोशन से कोई लेना देना नहीं है, पार्टिकल का जो मास है वो कुछ तो होगा उसका मास, और स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट तो कांस्टेंट है, वो तो चेंज नहीं होती। तो अगर पार्टिकल का कुछ भी मास है, भले ही वो रेस्ट में हो, तो हम ये कहेंगे उसके अंदर एनर्जी तो भरपूर होगी तब भी, ठीक है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट और मास पर डिपेंडेंट है एनर्जी। यही एनर्जी मास इक्विवेलेंस रिलेशन है जो आइंस्टीन ने शो करा था। तो इससे ये समझ में आता है कि अगर कोई पार्टिकल रेस्ट में भी है तो भी उसके अंदर खूब एनर्जी होती है, ठीक है। अच्छा, बिकॉज ऑफ इट्स मास। तो आप ये कहेंगे सर जो फोटोन होता है उसका मास इनफाइनाइट होता है क्या? फोटोन का मास नहीं, क्योंकि सर फोटोन तो हमारा स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रेवल करता है। फोटोन स्पीड ऑफ लाइट तो जो हमारी वो जो हमारा कोई पार्टिकल किसी वेलोसिटी के साथ चल रहा होता है, तो हमारा मास का जो रिलेशन होता है वो m0 अपॉन रूट में 1 माइनस v² अपॉन c² होता है, ठीक है। तो अगर हमारी स्पीड ऑफ लाइट हमारी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाए तो फिर वो नीचे तो 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो फिर वो इन्फिनिटी को ही तो टेंड करेगा ना। ठीक है, चलिए इस चीज़ को भी आपको बताता हूँ डिटेल में। हमने एनर्जी बताई थी इसकी h न्यू होती है, h न्यू। अब ये न्यू जो है ये डिपेंड करता है कि वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी जो है ये टाइम पर डिपेंड करेगी, टाइम पीरियड। अब जो टाइम पीरियड है हम ये मानकर चलते हैं कि कोई भी फोटोन की एनर्जी निकालने के लिए हम आइंस्टीन की मास एनर्जी इक्विवेलेंस वाला रिलेशनशिप इस्तेमाल नहीं करते ना, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल, क्योंकि वो फेल हो जाती है। क्योंकि वो फेल हो जाती है, ठीक है। तो क्योंकि फोटोन जो है वो फोटोन एक पार्टिकल है ना, और जो ये वाली है ये आपकी वेव नेचर पर भी अप्लाई होती है, तो हम ये वाला यूज़ करते हैं। अब ये यूज़ करेंगे तो तब हम कह सकते हैं कि हाँ भाई एनर्जी उसकी इनफाइनाइट नहीं हो, समझ गए, क्योंकि यहाँ पर वो टाइम पर भी डिपेंड करता है कि कितने टाइम में वो स्ट्राइक कर रहा है। खैर चलिए जी, अब इसके बाद आप इसमें ये कहेंगे कि मास, देखिएगा, द मास ऑफ अ पार्टिकल मेजर्ड the mass of a particle measured in a frame of reference in which the particle is at rest. In which the particle is at rest is called rest mass. Denoted by m0. Thus, total energy of a particle is sum of thus total energy of a particle is sum of first its rest mass energy, m0 c square, and its kinetic energy
काइनेटिक एनर्जी को टी बोल दिया यहाँ पर, ठीक है, कैपिटल टी, दैट इज E is equal to m0 c square plus t। तो आइंस्टीन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस, बस ये मत समझ लेना कि E is equal to mc स्क्वायर है और हम ये करके आ जाएंगे, उसमें रेस्ट मास क्या है वो एक्सप्लेन करना होगा और रेस्ट मास की वजह से एनर्जी कितनी होगी वो आपको बताना होगा, प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। तो E is equal to m0 c square plus t, ये करके दिखाना होगा, बस इतना करके दिखाना होगा। समझ में तो आ गया ना। ये E is equal to mc स्क्वायर क्या कहता है कि अगर किसी का मास कुछ है तो भले ही उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो, भले ही वो रेस्ट में हो, तो भी हम ये कहेंगे कि वो कुछ ना कुछ तो एनर्जी प्रोसेस करता है, तो वो जो एनर्जी हो गई वो कहलाएगी उसकी रेस्ट मास एनर्जी, ठीक है। अच्छा, और जो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी, हमने ये कहा कि अगर वो रेस्ट में है तो उसकी एनर्जी सिर्फ ये होगी m0 c स्क्वायर। m0 इज कॉल्ड इट्स मास, जो कि रेस्ट में है। अच्छा, एक चीज़ और आपको बता देता हूँ कि मास को जैसे कहा जाता है ना कि यूनिवर्सली कांस्टेंट होता है, ठीक है। आज तो खैर ठीक है, हमारा 12th क्लास तक यही काम चलेगा, लेकिन आप आगे ये चीज़ पढ़ेंगे ग्रेजुएशन में जाके कि जो मास है वो भी चेंज होता है। जब स्पीड बढ़ जाती है और इतनी बढ़ जाती है, इतनी बढ़ जाती है, तो तब जो मास है, मास की वैल्यू धीरे 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 कम होने लगती है। समझ रहे हैं रॉकेट साइंस में ये बढ़ती चीज़ है सर, देखिए। जब स्पीड बढ़ेगी तो मास की वैल्यू बढ़ेगी। कैसे, इम्पल्स की थ्योरी लगा रहे हो क्या? नहीं, वो वाला मैं उस रिलेशनशिप की वजह से बता रहा हूँ, m इक्वल टू m0 अपॉन रूट में 1 माइनस b स्क्वायर। अरे छोड़ो उसको, छोड़ो। मास कम होता है, जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी मास कम होएगा, ठीक है। इसमें ये देखा जाता है कि जब भी कभी ये चीज़ ना, ये चीज़ ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, जनरली मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चे पढ़ते हैं इसको, कि क्या होता है कि अच्छा रॉकेट साइंस में भी इसी चीज़ का काम होता है कि जैसे 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 जब ज़मीन से जब कोई रॉकेट लॉन्च किया जाता है ना, तो तब उसका मास बहुत ज़्यादा होता है, तब उसका मास बहुत ज़्यादा होता है। स्पीड ऐसी तो नहीं होती कि एकदम दिखाई भी ना दे वो हमको, तो धीरे धीरे जाता है और फिर धीरे 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 स्पीड पकड़ता है और उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो धीरे 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 कम होते जाते हैं। तो मास बेसिकली है क्या, ये है क्वांटिटी ऑफ पार्टिकल्स कंटेन्ड इन अ सब्सटेंस, वही तो मास है। तो धीरे 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 जब वो हाइट लेता जाता है तो उसके पार्टिकल्स वो अपने छोड़ता जाता है एटमॉस्फेयर में, और जब ऊपर जाता जाता है तो उसका साइज़ कम होता चला जाता है, साइज़ कम होता जाता है तो मास भी रिड्यूस होता है। तो जैसे जैसे मास रिड्यूस होता है वो मास इसी प्रोपोर्शन में रिड्यूस होता है कि जितना वो ऊपर जाएगा उतनी ज़्यादा एनर्जी की उसको ज़रूरत पड़ेगी डिज़ायर्ड ऑर्बिट में पहुंचने के लिए। तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि मास को कहा तो जाता है यूनिवर्सली कांस्टेंट, लेकिन एक मतलब स्टडीज़ के एक लेवल पर जाकर हमको ये भी पता चलता है कि मास कांस्टेंट नहीं होता, मास भी धीरे धीरे चेंज होता है, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पर किसी भी चीज़ की हम बात करें तो वो जो भी क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस है वो क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस उस ऑब्जेक्ट में से छूटने लगेगा। क्या क्या देखने को मिलेगा? हाँ, करके देखोगे तो देख लेना भाई। बेल्ट मत लगाना, सबसे पहले तो हेलमेट ही उड़ जाएगी, है ना। तो जब हेलमेट उड़ जाएगी तभी पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट का मास थोड़ा सा कम हो गया, थोड़ी देर खुद ही ठीक है। फिर एक एक बाल टूट कर उड़ने लगेगा, ठीक। वो फिल्मों में दिखाते हैं ना कि हीरो ने पंच मारा तो उसके गाल वाल सब, चेहरा बाल सब हिल गए बिल्कुल और वो गिरा जाकर, ठीक है। चलिए जी, उसके बाद अगला आप इसमें नोट करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी, इसी में है वो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी, सिर्फ इसकी डेफिनेशन बतानी होगी और कुछ नहीं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी स्टेट्स दैट द सम ऑफ मास एनर्जी ऑफ अ सिस्टम sum of mass energy of a system of particles is the same is the same before
बिफोर एंड आफ्टर द इंटरेक्शन। इसके बाद नेक्स्ट नोट करेंगे बेटा मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट एक अजीब सी चीज़ है। आप ये समझिए कि जैसे एक न्यूक्लियस है, तो हम ये कहेंगे या चलो मान लेते हैं कि एक बॉक्स है, हमने येलो कलर की 3 बॉल्स ले ली और 3 बॉल्स हमने रेड कलर की ले ली। हमने ये कहा कि जो येलो बॉल्स हैं उनका भी मास और जो रेड बॉल्स हैं उनका मास वो भी सब सेम मास है, ठीक है। तो मैंने ये बोला कि रेड कलर की बॉल्स मैंने एक बॉक्स के अंदर डाल दी, तो उनका कुछ मास होगा, मान लो आधा किलो की है तो 1.5 kg हो गया, ठीक है। और बाकी जो 3 है रेड कलर की वो भी आधा किलो की, तो 1.5 kg हो गया, तो टोटल मास जो है वो 6 kg हो जाना चाहिए था। लेकिन हमने ये कहा कि नहीं, टोटल मास जो बॉक्स का है वो 6.2 kg है। क्यों? क्योंकि 200 ग्राम वज़न जो है वो शायद बॉक्स का भी है, वो शायद बॉक्स का भी है। समझ गए कि नहीं? इसी तरीके से जैसे न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर हमने क्या देखा, प्रोटॉन्स हैं, तो प्रोटॉन्स का मास होगा कुछ, न्यूट्रॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स का कुछ मास होगा। लेकिन जब पूरे न्यूक्लियस का मास देखा जा रहा है तो पूरे न्यूक्लियस का मास क्या होता है, ज़्यादा आना चाहिए उससे, मामूली सा ज़्यादा, लेकिन वो ज़्यादा नहीं आता, वो कम आता है। दोनों के मासेस का सम करा जाए, दोनों के मासेस का यानी कि न्यूट्रॉन्स के मासेस का और प्रोटॉन्स के मासेस का अगर सम करा जाए तो वो जो सम होता है वो उससे ज़्यादा होता है न्यूक्लियस के मास से। मतलब न्यूक्लियस का मास जो है वो कम होता है, समझ गए, टोटल न्यूक्लियस का मास। तो ऐसा क्यों होता है ये अभी डिस्कस करते हैं। और इस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं मास डिफेक्ट, ठीक है। कि न्यूक्लियस का मास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के कंबाइंड मास से कम पाया जाता है। होना क्या चाहिए था कि भाई न्यूक्लियस इज लाइक अ बैग, जिस बैग के अंदर आपने क्या डाल दिया, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को डाल दिया, ठीक है। तो होना तो चाहिए था कि भाई बैग में भी तो कुछ मास होगा, तो वो ज़्यादा होना चाहिए था, ज़्यादा ना होकर कम है। इस चीज़ को हम बोलते हैं मास डिफेक्ट। तो एक लाइन लिखिएगा इसमें मास डिफेक्ट में, it is found that the mass of a stable nucleus is always less than the sum of the masses बहुत बड़ी है। of its constituent protons and neutrons in free state. अब इसी को हम कहते हैं मास डिफेक्ट। लिखें द डिफरेंस बिटवीन द रेस्ट मास ऑफ अ न्यूक्लियस फूड में इंटरेस्ट बढ़ेगा नहीं सुधरोगे। बड़ी मेहनत से चल रही होगी पढ़ाई, नहीं, है ना? नहीं फिर क्या, ओलंपियाड का ओलंपियाड? आज भी था। अच्छा, तो वो एक उसकी तैयारी चल रही है क्या? नहीं, वो दे रहे हो अभी ऑनलाइन बैठ के? फिर चल क्या वो रहा है? मैसेज आया था कि वो अभी वापस से शिफ्ट, आज था वापस से शिफ्ट हो गया, 5 तारीख को हो गया। मतलब कुल मिलाकर बहुत काम की ज़रूरी चीज़ कर रहे हो मोबाइल के अंदर। भाई पढ़ लो तो सर बैन कर दो सर। क्या बैन करोगे? द डिफरेंस बिटवीन द रेस्ट मास ऑफ अ न्यूक्लियस एंड द सम ऑफ द रेस्ट masses and the sum of the rest masses of its nucleons is called mass defect.
मास डिफेक्ट, ब्रैकेट में लिख दीजिए डेल्टा एम। कंसिडर द न्यूक्लियस ZXA, तो Z से मेरे को समझ में आ गया, Z क्या हो गया इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, और A क्या हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, क्या हो गया उसका एटॉमिक मास, ठीक है, X क्या हो गया एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट के सिंबल को X बोल देते हैं। तो हमने बोल दिया कि मान लिया कि ये न्यूक्लियस है, इट हैज Z प्रोटॉन्स, इट हैज Z प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, A माइनस Z न्यूट्रॉन्स, समझ गए। एटॉमिक मास में क्या होता है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, और इसमें क्या होता है प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स में से प्रोटॉन्स सब्ट्रैक्ट करा तो क्या बचेगा, केवल न्यूट्रॉन्स बच जाएंगे। तो Z तो इसके अंदर प्रोटॉन्स होंगे और A माइनस Z न्यूट्रॉन्स होंगे। फिर आप ये कहिए लेट MP be the rest mass of a proton, rest mass of a proton, Mn rest mass of a neutron, M rest mass of a nucleus। M क्या हो गया रेस्ट मास ऑफ अ न्यूक्लियस। तो मास डिफेक्ट डेल्टा M क्या हो जाएगा, मास डिफेक्ट डेल्टा M क्या हो जाएगा, हमने ये कहा था कि एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का मास जो है वो प्रोटॉन्स के मास से प्लस न्यूट्रॉन्स के मास से कम होता है। तो और उन दोनों का जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को ये मास डिफेक्ट बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैं सारे के सारे प्रोटॉन्स का मास निकालूं तो रेस्ट मास एक प्रोटॉन का मास कितना है MP, एक प्रोटॉन का मास MP है और टोटल प्रोटॉन्स कितने हैं Z, तो इसको क्या लिख दूंगा MP Z, ये क्या हो गया मास ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, प्लस एक न्यूट्रॉन का मास कितना है Mn और टोटल न्यूट्रॉन्स कितने हैं A माइनस Z, Mn इंटू A माइनस Z करूँगा तो टोटल सारे न्यूट्रॉन्स का मास आ जाएगा, तो Mn इंटू A माइनस Z, तो ये क्या हो गया मास ऑफ ऑल प्रोटॉन्स, ये क्या हो गया मास ऑफ ऑल न्यूट्रॉन्स, दोनों को ऐड करा और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया क्या रेस्ट मास ऑफ अ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का रेस्ट मास, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये हमारा आ गया मास डिफेक्ट। ये तो हो गया मास डिफेक्ट, समझ गए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट नोट करेंगे पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन की डेफिनेशन छोटी सी है, द पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ अ न्यूक्लियस इज packing fraction of a nucleus is its mass defect per nucleon.
मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन। तो एक न्यूक्लियन में कितना मास डिफेक्ट है, बस ये बताना है। उसी को पैकिंग फ्रैक्शन बोल देते हैं। फ्रैक्शन से ही समझ में आ गया होगा कि समथिंग अपॉन समथिंग फ्रैक्शन। भाई न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर तो यहाँ पर हो गई, और न्यूमरेटर क्या है, मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन। PF यानी कि पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ अ न्यूक्लियस is equal to डेल्टा m अपॉन a। डेल्टा m क्या हो गया, मास डिफेक्ट, और a क्या हो गया, नंबर ऑफ न्यूक्लियन। नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। क्यों, क्योंकि a क्या होता है, a आपका मास नंबर होता है। मास नंबर मतलब एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का मतलब ही है कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो अगर आप मास डिफेक्ट को नंबर ऑफ न्यूक्लियंस से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास पैकिंग फ्रैक्शन आ जाएगा। ठीक है जी, बताइए जी, क्लियर है? नमस्ते। तो अगला टॉपिक बस हमारा यही, तो ये तो हमारा कंप्लीट होता है। इसमें बस हमारा फ्यूज़न और फिजन ये बचता है। नेक्स्ट क्लास में करवाता हूँ। ठीक है, मुझे लगता है एक ही क्लास में हो जाएगा, कुछ और है नहीं इसमें। ठीक है, चलिए। किसी की इलेक्शन आज आज मैथ्स के लिए, मैथ्स वाले परेशान हैं। सर आज एक्स्ट्रा क्लास होगी क्या? हाँ, आज 10 बजे रखूँगी एक्स्ट्रा क्लास। 10 से 11 ऑफलाइन, दिक्कत नहीं कोई है। दिक्कत हाँ, नहीं। आप तो ध्यान 10 रखो, o'clock। दिक्कत नहीं है। 11 हाँ बताओ, या 9 बजे चलेगा? 10 बजे रख लो, ऑनलाइन ही कर लेते हैं वैसे। चलिए ठीक है, मैं देखता हूँ किस टाइम रखनी है, बता दूँ।